हेलो दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानफुल और आज हम स्टार्ट करेंगे टेररिज्म यानी आतंकवाद। आतंकवाद एक हिंसात्मक कार्यवाही है जिसमें कोई व्यक्ति या संगठन किसी राजनीतिक या धार्मिक कट्टरपंथी विचारधारा को अपनाने के लिए या फिर उस विचारात्मक गतिविधि को फैलाने के लिए जो हिंसात्मक कार्रवाई करता है उसे आतंकवाद कहते हैं, जिसमें नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा होता है और देश में अशांति की एक तरह से भावना जागृत होती है। बिल्कुल। Okay. First of all, I would like to wish my colleague Padi. So first of all, very good evening all of you, and today our topic name is terrorism. Yeah. तो टेररिज्म की हम समझने की कोशिश करेंगे कि टेररिज्म को देखा जाए तो टेररिज्म का कोई एक पर्टिकुलर परिभाषा किसी भी इंटरनेशनल बॉडी या हम बोल सकते हैं उसके आधार पर परिभाषा दिया नहीं गया, बट इनको एक सामुदायिक अर्थ समझने की कोशिश करेंगे तो सामुदायिक अर्थ समझने की कोशिश में ये बोला जा सकता है कि राजनीतिक धार्मिक उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए सुनियोजित तरीके से की गई हिंसात्मक कार्रवाई वो एक टेररिज्म में आ जाएगा, जिससे कि आम नागरिक किसी एक पर्टिकुलर देश का प्रभावित होता है, वहाँ की इकोनॉमी प्रभावित होती है, तो वो बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं एक पर्टिकुलर कंट्री पे। तो यहाँ मैं टेररिज्म में अपने जो इंट्रोडक्शन है यहाँ पे इसी में समापन करने के लिए अब मैं अपने साथी दीपक भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने आतंकवाद पर विचार प्रस्तुत करें। पहले तो मेरे सभी मित्रों को शुभ संध्या। टेररिज्म शब्द की बात की जाए तो ये लैटिन भाषा के टेरर शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है भय या डर। यानी कि ऐसा कहा जा सकता है कि ऐसे संसाधन या ऐसे कोई उद्देश्य जिनके द्वारा हिंसा फैला के व्यक्तियों पे कब्जा या किसी को किया जाए तो उसे आतंकवाद कहते हैं। जी बस ओके। ओके, तो मैं अब यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि मैं आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मैं ये बताना चाहूँगा कि टेररिज्म की जड़ या उसका कॉजेज़ या कारण कहाँ से उत्पन्न होता है किसी भी एक पर्टिकुलर नेशन में टेररिज्म क्यों होता है। तो मुझे ये लगता है कि अगर देखा जाए तो टेररिज्म का जो कोई भी अगर देखा जाए मेन कारण तो पॉवर्टी है, क्योंकि किसी भी एक व्यक्ति को जब जो रिसोर्सेज होते हैं पर्टिकुलर नेशन के और उन रिसोर्सेज से वो व्यक्ति या वर्ग अगर उनसे वंचित हो जाए तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक सिस्टम के प्रति जो शोषण के प्रति अपना क्या बोलते हैं उसको मैं एक वर्ड में बोलना चाहूँ तो कि शोषण के प्रति उसका एक विश्वास हट जाता है और वो अपने आप को रिसोर्सेज पाने के लिए गलत तरीके को अपनाता है, जिससे कि कहीं ना कहीं टेररिज्म को बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पे मैं अपना एक पॉइंट है पॉवर्टी। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट मैं ये देना चाहूँगा कि लैक ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए आम जो लोग होते हैं या फिर जो माइनर एज के होते हैं 18 साल से कम एज के होते हैं या जो कि कम एजुकेटेड व्यक्ति होते हैं, इस प्रकार के ग्रुप के लोगों को उनका ब्रेन वॉश करके उनको एक प्रकार से किसी एक पर्टिकुलर धर्म के प्रति उनको शिक्षा दी जाती है, जिससे कि वो धार्मिक उन्माद में होके किसी एक पर्टिकुलर वर्ग के प्रति या फिर एक पूरे के पूरे कंट्री के प्रति वो हिंसात्मक कार्रवाई करती है। तो मेरे को ये 2 पॉइंट लगते हैं और मैं अब नेक्स्ट फॉरवर्ड करना चाहूँगा दीपक भाई पे, जो पैनल में आपको कॉजेज़ पे प्रकाश डालेंगे। तो दीपक भाई प्लीज़। कई देखा गया है कई बार कि जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो अपने कई उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए वहाँ की जनता को भड़काती हैं, जो आगे चल के कई आतंकवाद की घटनाओं को जन्म देते हैं। जी जैसे ओके, मैं दीपक भाई से बिल्कुल सहमत हूँ और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं उनमें थोड़ा सा और प्रकाश डालना चाहूँगा जी कि आतंकवाद कितने प्रकार का हो सकता है। मैं अपने अकॉर्डिंग कहूँ या फिर हमने किसी बुक से इसको देखा है तो उसमें कई तरीके से उसको डिफ़ाइन किया गया है, लेकिन उसकी मेन जो चीज़ है वो देखते हैं कि आतंकवाद एक तो होता है आंतरिक किसी भी देश की सीमा के अंदर जो अशांति की भावना फैलती है, एक तो उस चीज़ को आतंकवाद हम कहते हैं कि आंतरिक आतंकवाद किसी देश की सीमा के भीतर जो भी गतिविधि होती है। दूसरा होता है किसी देश की सीमा से बाहर घोषित कुछ चीज़ें देश में जो होती हैं, लेकिन हम उसमें देखते हैं कि आंतरिक आतंकवाद की हम बात करते हैं जब किसी देश में किसी एक कट्टरपंथी विचारधारा को विकसित करने के लिए कुछ लोग या कोई संगठन
लोगों में एक अशांति की भावना को जागृत करता है, या फिर उस अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ ऐसी गतिविधि करता है जिससे लोगों को नुकसान, या फिर सरकार की कुछ जो सिस्टम होता है उसके प्रति एक अविश्वास जताते हैं, तो उस चीज़ को भी हम एक आतंकवाद की श्रेणी में हम उसको मानते हैं, श्रेणी में रख सकते हैं। बिल्कुल। और जैसे अपने देश में कई प्रकार से आतंकवाद है, हम देखते हैं थोड़ा सा एक और टॉपिक लेते हैं जिसमें आता है नक्सलवाद। हमारे देश में नक्सलवाद की गतिविधियां हैं, उसको हम देखते हैं कि जो नक्सलवाद है वो हमारे देश के कुछ जो आदिवासी जनजाति हैं, आदिवासी लोग हैं, तो वहाँ से उस चीज़ को फैला है। वो उसका कारण क्या है कि वो नक्सलवादी जो व्यक्ति हैं या फिर जो आदिवासी व्यक्ति हैं, उसका मेन ये चीज़ हो सकती है कि सरकारी कंपनियां या फिर गैर सरकारी जो कंपनियां या फिर उद्योग हैं जिन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का वहाँ से खूब ज़्यादा एक तरह से खनन किया है, इस्तेमाल किया है, दोहन किया है, जिसके कारण आदिवासी जनजातियों का वहाँ से विस्थापन एक बड़ी संख्या में हुआ है। एब्सोल्युटली। तो वो लोग उस विस्थापन हुआ, लेकिन गैर सरकारी या सरकारी सिस्टम ने उनके लिए कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं दी हैं जिससे कि वो रहन सहन या फिर उनकी खाने पीने की व्यवस्था या फिर उनकी शिक्षा की व्यवस्था को पूरा किया जाए। दूसरा ये होता है कि वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आदिवासी जनजातियों का शोषण करते हैं। जैसे कुछ लोग हैं, जैसे हम कह सकते हैं उनको जिम्मेदार व्यक्ति, तो वो एक गरीब लोगों का शोषण करते हैं। तो जो कुछ समूह उन लोगों का बना है, तो वो उनका एक ये कहना है कि हम गरीब लोगों की रक्षा के लिए, फिर उनके अधिकारों के लिए हम सिस्टम से टकराते हैं। तो ये भी एक कारण है देश में। फैंटास्टिक। तो मैं इसी में थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि ज्ञान भाई ने थोड़ा सा मतलब जो पॉइंट बताया वो एकदम बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और थोड़ा सा आतंकवाद से भी कंसर्निंग वो है, तो नक्सलवादी। बट अगर हम बात करें कॉजेज़ में, तो हमने एक और पॉइंट में ऐड करना चाहूँगा इसमें कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी एक मेजर इफेक्ट हो सकता है या कॉज का, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट होने से एक किसी भी पर्टिकुलर देश का जो कि एक यूथ होता है, वो स्किल होने के बावजूद अगर किसी एक पर्टिकुलर देश में रोज़गार ना प्राप्त कर पाए, तो उसके अंदर जो है सिस्टम के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति जो एक भावना विरोध की उत्पन्न हो जाती है, उस विरोध की भावना का गलत तरीके से बाहर जो कि शक्तियाँ होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर देश के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती हैं, उस यूथ की जो पावर होती है या यूथ की जो स्किल्स होती है, उसका यूज़ करके उस पर्टिकुलर देश में ही वो छोटे छोटे विरोध प्रदर्शन कराते हैं और वो हिंसात्मक कार्रवाई कराते हैं। तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आतंकवाद का एक और कारण हो सकता है। इसके अलावा हम देखें तो कि लैक ऑफ अवेयरनेस जो हमने बताया था, मीडिया का काम ये है कि मीडिया जो है वो छोटे छोटे जहाँ पे ब्रेन वॉश हो रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर अपने पर्टिकुलर देश में ले लें, कहीं ऐसे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों, धार्मिक इंस्टीट्यूट हों या फिर साइबर अटैक्स भी हम मान सकते हैं कि उस तरीके की जो टूल किट होती हैं, टूल किट्स के ज़रिए यूथ को ब्रेन वॉश किया जाता है और एक पर्टिकुलर उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए उस डायरेक्शन में उनको इस तरीके से मोटिवेट किया जाता है कि लोगों का ब्रेन वॉश किया जाए या लोगों की इस तरीके से मानसिकता की जाए कि वो सिस्टम के प्रति या गवर्नमेंट के प्रति ऐसा भाव रखें कि जिससे कि माहौल जो है देश में उन्मादी हो जाए और धीरे धीरे जो यूथ है वो सड़कों पे उतर के धार्मिक कट्टरपंथा या फिर इस तरीके से रोष अपना उत्पन्न करे कि हिंसात्मक कार्रवाई होने लगे। तो ये भी एक कारण आतंकवाद का हो सकता है। तो मैं इसी में अब आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसमें कॉजेज़ में अगर आप अपने कुछ और पॉइंट कर बिल्कुल ऐड करना मैं उसमें आपके एक पॉइंट को और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। धार्मिक चीज़ को, धार्मिक जैसे कट्टरपंथी लोग देखते हैं, तो हमारे देश में एक्चुअली क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर रिलीजियस हैं जो अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ ऐसी गतिविधि करते हैं जिससे कि एक नया यूथ के लिए या फिर देश के समाज के लिए वो गतिविधि हिंसात्मक होती है। कहीं लोग प्रचार प्रसार करते हैं तो वहाँ पर भी एक तरह से झगड़ा या फिर वो चीज़ हो जाती है, तो एक ब्रॉड लेवल ले लेती है, वो एक बदले की भावना उनमें जागती है। तो वो भी एक ज़्यादा बड़े स्तर पर ना देखें लेकिन छोटे स्तर पर भी वो एक कारण भी है आतंकवाद को बढ़ावा देने या फिर एक आतंकवाद की कारण। जी एब्सोल्युटली। अब दीपक भाई प्रस्तुत करेंगे अपना पॉइंट। अच्छा, तो अगर हम कंक्लूड करना चाहें कि कॉजेज़ में कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं, तो एक बार हम देख सकते हैं बुलेट पॉइंट में। तो नंबर पॉइंट ये पॉइंट हो सकता है पॉवर्टी, नंबर सेकंड पॉइंट अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है,
नंबर थर्ड पॉइंट ये हो सकता है कि एक किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड जो भी ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट होते हैं, कट्टरवादी जो भी तत्व होते हैं, उनके द्वारा जो कार्रवाई की जा सकती है वो भी एक कारण होती है। इसके अलावा ये है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, यूथ का स्किल होने के बावजूद उस स्किल्स का सही जगह यूज़ ना कर पाना, ये भी है। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म इन द सोसाइटी और अ पर्टिकुलर नेशन और स्टेट। तो अब हम देखेंगे कि टेररिज्म होने से किसी भी देश में, उस सोसाइटी पे, समाज पे, उस देश में या उस जो भी नेशन है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैं सबसे पहले तो यही बोलूँगा कि किसी भी एक पर्टिकुलर नेशन पे अगर टेररिज्म की या आतंकवादी कार्रवाई की जाती है तो वहाँ का जो माहौल है, वो जो शांति का माहौल है, वो शांति का माहौल एक तरीके से उस अशांति में तब्दील हो जाता है। तो वहाँ पे एक भय और पैनिक का माहौल आम लोगों में क्रिएट हो जाता है, जिससे कि जो कि उस देश में, पर्टिकुलर देश में रहने वाले जो इंडिविजुअल या हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल पर्सन जो होते हैं, बुद्धिजीवी पर्सन जो होते हैं, वो उस नेशन को छोड़ करके दूसरे देश में जो कि एक डेवलप और शांति प्रिय देश है वहाँ पे प्रवास कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक देश का जो कि एक हम बोल सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्स तो नहीं, एक ह्यूमन रिसोर्स बोल सकते हैं, जो कि ह्यूमन रिसोर्स होता है, क्योंकि किसी भी डेवलपमेंट होने के लिए उस देश का ह्यूमन रिसोर्स उत्तरदायी होता है। तो उस देश का दूसरे देश में प्रवास कर जाना, वो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है आतंकवाद से। इसके अलावा मुझे ये लगता है कि वहाँ पे जितनी भी औद्योगिक प्रक्रियाएं होती हैं या जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, उसमें भारी कमी आ जाती है, जिससे देश की जो प्रगति होने की दर है वो बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा मैं तीसरा पॉइंट ये देखूँगा कि वहाँ से जो यूथ होता है वो उन चीज़ों में फिर उन चीज़ों से कटाव महसूस करता है। तो सोसाइटी में एक लैक ऑफ ट्रस्ट का भावना भी डेवलप होती है। नाउ मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने पैनल बोर्ड से कि वो अपने और भी पॉइंट ऐड करें इसमें। एक बात देखा जाए तो इस आतंकवाद से पर्यटन पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अपने यहाँ पे देखा जाए तो कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन वहाँ पे आतंकवादी घटनाओं होने की वजह से व्यक्ति वहाँ पे जाने से डरते हैं। अगर व्यक्ति वहाँ पे जाना शुरू करें तो वहाँ पे जो व्यक्तियों को रोज़गार मिलेगा और जिससे हमारी इकोनॉमी में भी ग्रोथ होगी। तो हमारी इकोनॉमी पे भी इस तरीके से बुरा असर पड़ता है। देखा जाए तो इंडिया की ओके, मैं दीपू भाई के एक पॉइंट में और ऐड करना चाहूँगा कि आतंकवाद से हमारे देश की ग्रोथ या फिर कोई भी पर्टिकुलर देश या कोई पर्टिकुलर एरिया या राज्य हम किसी बात करें तो उसके डेवलपमेंट पर भी एक गलत असर पड़ता है, एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब एक देश में अशांति का भाव फैलता है या फिर किसी भी देश के सिस्टम के प्रति अविश्वास की जब भावना जागृत होती है तो देश में ना तो सरकारी नीतियाँ, जो कुछ नीतियाँ लागू नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण भी उस देश में एक अशांति या फिर उसका डेवलपमेंट रुक जाता है। दूसरा एक उसमें और देखें, यदि जो कोई भी आतंकवाद यदि वो धार्मिक विचारधारा से पनपा है या धार्मिक विचारधारा को लेकर फैलता है तो उसमें क्या होता है कि लोग दो गुट में डिवाइडेड हो जाते हैं या फिर गुटों में अलग अलग डिवाइडेड हो जाते हैं। वो केवल अपने अधिकारों या फिर अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जगह जगह हिंसात्मक कार्रवाई करते हैं, जिससे समाज कई भागों में विभाजित हो जाता है। फिर यदि कोई भी समाज कई एरिया में डिवाइड हो जाएगा तो फिर उस देश की प्रगति भी प्रभावित होगी और समाज में एक अशांति का भाव भी प्रभावित होगा। और जैसे आपने कहा कि इंटेलेक्चुअल जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो पलायन कर जाता है, बिल्कुल नेचुरली है। यदि किसी देश में शांति नहीं, यदि किसी देश का जो वातावरण है वो शांति प्रिय नहीं है तो वहाँ पर जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं देश की ग्रोथ के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी देश की एक अच्छी छवि बनाने के लिए वो सहयोग नहीं दे पाते, तो वो चले जाते। जैसे इन्होंने हमारे दीपक भाई ने भी कहा कि देश में एक उस पर पर्यटन पर भी एक गलत असर पड़ता है, क्योंकि हमारा देश एक ऐसा है जिसमें बहुत सारी विविधता है। हमारे देश में बहुत ज़्यादा पर्यटन का रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन यदि इसमें एक आतंकवाद को बढ़ावा या फिर आतंकवाद ज़्यादा फैलेगा तो वो लोग जो यहाँ पर अपने देश में यात्रा करना चाहते हैं या फिर यहाँ पर घूमना चाहते हैं तो वो भी उस चीज़ से प्रभावित होंगे। इससे क्या होगा कि हमारे देश की जो इकॉनमी है वो भी उससे प्रभावित होनी आवश्यक है। ओके, तो मैं एक और पॉइंट, अभी हमारे मित्र ज्ञान भाई ने जो बताया कि धार्मिक उन्मादता बढ़ने से, यानी कि जो धार्मिक उन्मादता बढ़ने से जो आतंकवाद फैलता है उससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है सोसाइटी पर। तो उसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि अलग
अगर किसी भी एक पर्टिकुलर देश में डिफरेंट रिलीजन के लोग अगर अपने धार्मिक उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए एक दूसरे को ऊपर हिंसात्मक कार्रवाई करते हैं, तो उससे क्या है, एक देश जो होता है, जो एक यूनिटी के सूत्र में बंधा रहता है, एकता के सूत्र में बंधा रहता है, तो वहाँ पे उस देश की एकता बहुत प्रभावित होती है और लोग छोटे छोटे वर्गों में विभाजित हो जाते हैं, जिससे जो बाहर एक्सटर्नल पावर होती हैं, जैसे कि अगर सपोज दैट मैं अगर अपने एक पर्टिकुलर नेशन का फॉर एग्जांपल नाम लेना चाहूँ, जैसे भारत का, अगर भारत में हिंदू और मुस्लिम दोनों आपस में लड़ने लग जाएं, तो इस चीज़ का इफेक्ट जो पड़ेगा, इसके जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो कि पड़ोसी दुश्मन देश हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो गया और चाइनीज़ हो गया, वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएंगे, वो बाहर से फाइनेंशियल फंडिंग यहाँ पे देंगे, कुछ हिंदुओं को देंगे, कुछ इनको देंगे, मोहम्मडन्स को देंगे, और उनके कॉन्फ्लिक्ट जो बढ़ रहे हैं वो और बड़े लेवल पर बढ़ा देंगे, क्योंकि इसका उनको पूर्ण रूप से फ़ायदा इस वजह से मिल रहा है कि उनका ह्यूमन रिसोर्स बिल्कुल नहीं लग रहा, सिर्फ फाइनेंशियल रिसोर्स का यूज़ करके ही एक पर्टिकुलर देश के लोगों को आपस में ही लड़ा रहे हैं, जिससे कि उस देश की यूनिटी पर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो ये पॉइंट मैं यहाँ से रहेंगे, और आगे जो पॉइंट है आप इसमें कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव हैं कि एक जैसे आपने एक में और इसमें एक पॉइंट और करना चाहूँगा कि यदि किसी देश में आतंकवाद की भावना ज़्यादा जागृत होती है, तो उस देश में विदेशी निवेश की भी व्यवस्था जो है रुक जाती है। विदेशी निवेशक इस देश में किसी भी पर्टिकुलर देश या किसी भी पर्टिकुलर एरिया में निवेश नहीं करना चाहेंगे, जिससे देश में गरीबी फैलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा स्तर पर फैलेगा, लोगों की जो आर्थिक स्थिति होती है वो भी एक तरह से बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। जैसे हम अभी देख रहे हैं, यदि कोई एक पर्टिकुलर देश है, यदि उसमें आतंकवाद की स्थिति ज़्यादा एक अविश्वसनीय इंटरनेशनल लेवल पर एक अविश्वसनीय छवि बन जाती है, तो उस देश की एक तरह से सिक्योरिटी भी उस चीज़ से प्रभावित होती है। बिल्कुल। और अब हम देखते हैं इसको प्रिवेंट, या फिर आप कोई ऐड देना चाहते हो? हाँ, तो मैं थोड़ा सा यहीं पे कंक्लूड किया, हम देख लेते हैं, हम बुलेट पॉइंट हमने कौन कौन सी चीज़ ये देखें कि इसके इम्पैक्ट क्या पड़ रहे हैं सोसाइटी पे टेररिज्म के। तो सबसे पहले तो ये है कि उस देश की जो शांति है वो अशांति में तब्दील हो जाती है, औद्योगिक गतिविधियाँ रुक जाती हैं। तीसरा पॉइंट ये है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है उसमें भारी कमी हो जाती है, और देश का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो पलायन कर देता है किसी दूसरे देश में। इसके अलावा ये है कि अगर कोई भी दो रिलीजन है जो धार्मिक उन्माद की वजह से आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, तो किसी भी देश की जो यूनिटी होती है, जो एक सहिष्णुता की ताकत होती है उसमें, तो वो चीज़ इफेक्ट होती है और वो चीज़ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो देश की कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट होने की ग्रोथ है उसमें भारी कमी आती है। अभी नेक्स्ट हम फॉरवर्ड करते हैं, तो हाउ टू प्रिवेंट टेररिज्म इन इंडिया। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि टेररिज्म को किस प्रकार से रोका जा सकता है। तो मैं इसमें अपना एक सामान्य सा पॉइंट यही बताऊंगा कि टेररिज्म को एक तरीके से हम छोटी छोटी इंटेलिजेंस के द्वारा भी रोक सकते हैं। जैसे कि इंटेलिजेंस कैसे, अगर कोई भी इंटेलिजेंस देश के अंदर पुलिस को मिलती है, तो हमारी पुलिस को हमने देखा है कि अभी मोस्टली कि पुलिस का जो एटीट्यूड होता है किसी भी इंटेलिजेंस के प्रति, वो इतना नकारात्मकता होता है कि अगर उन्हें कोई भी इनपुट्स मिल रहे हैं तो उन्हें यही लगता है कि ये तो सिर्फ नॉर्मल सी चीज़ है सोसाइटी में, क्योंकि वो बॉर्डर पे नहीं रहते हैं, तो उनको भी इस तरीके से लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। बट पुलिस को अपना पुलिसिंग का काम अगर अच्छे से करेंगे तो हम देश में शांति का माहौल ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, और जो छोटी मोटी आतंकवादी गतिविधियाँ हैं उन्हें हम बेसिक लेवल पे, जो प्राइमरी लेवल होता है आतंकवाद का, उसको हम वहीं रोक सकते हैं। तो पुलिस को अपना बेहतर से काम करना चाहिए। इसके अलावा हमें ये है कि हमें हमारे जो नागरिक हैं जो ब्रेन वॉश की वजह से किसी धार्मिक गतिविधियों में, जैसे कि धर्म के आधार पर जो हिंसात्मक कार्रवाई करते हैं, वो उस प्रकार की गतिविधियां ना करें। तो उसके लिए हमें ये है कि अपने एजुकेशन पॉलिसी है उसमें उस प्रकार की चीज़ें अवेयरनेस की फैलानी पड़ेंगी कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको धर्म के आधार पर भड़काता है तो आपको पता रहना चाहिए कि धर्म का ही उद्देश्य ये हिंसात्मक कार्रवाई नहीं करना चाहिए। आप किसी भी धर्म को देख लीजिए, धर्म का सबसे प्राथमिक कार्य यह रहता है कि मानवता के लिए कार्य किया जाए और सबको एकता में लेके और साथ करके मनुष्यता के लिए काम किया जाए। इसके अलावा मैं नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि इसके लिए जो देश में जो पॉलिटिकल लीडर हैं
उनको अपनी इच्छा शक्ति दिखानी होगी कि जो, क्योंकि काफ़ी जैसे कि हमने देखा था कि बेरोजगार उत्पन्न होने की मेन वजह पॉवर्टी और हमने अनएम्प्लॉयमेंट दिया था। देश में पॉवर्टी को कैसे रिड्यूस किया जाए और अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे रिड्यूस किया जाए, इसके लिए देश को प्रॉपर जो पॉलिसी बननी है उनका इम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, जिससे कि जो देश का मास है, जो देश की भारी जनसंख्या है, उसको उन पॉलिसियों से प्रभावित किया जा सकते और एक सकारात्मक कार्रवाई हो देश में, जिससे कि जो टेररिज्म की कार्रवाई है वो उन पर लगाम लग सके। जी, अब मैं नेक्स्ट रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दीपक भाई से कि वो अपने विचार प्रस्तुत करें कि हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं टेररिज्म को इन इंडिया। इंडिया में देखा जाए तो अगर व्यक्ति का सामाजिक और आर्थिक विकास किया जाए जी। और वहाँ पे उन्हें अच्छे से ज्ञान वगैरह दिया जाए जिससे वो लोग अवेयर हों, जी। तो वो कैसे उसकी तरफ आकर्षित ना हो किसी भी भ्रम की तरफ, जी, तो जिससे एब्सोल्युटली बिल्कुल। जी। मैं एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूँगा, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि सरकारी संस्थाएं या फिर सरकारी कंपनियां हैं या फिर गैर सरकारी कंपनियां जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करती हैं या उनका इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से कुछ आदिवासी जनजातियों को विस्थापन का सामना करना पड़ता है, तो सरकार को उनके विस्थापन के बदले में उनको एक विकसित उनके लिए कुछ बुनियादी सुविधाएं देनी चाहिए, उनके लिए रहने के लिए घर मकान या फिर उनके लिए शिक्षा की कुछ महत्वता को भी उन्हें प्रदान की जानी चाहिए, जिसके कारण उनके अंदर कोई ऐसी सरकार के प्रति या सिस्टम के प्रति एक अविश्वास की भावना जागृत ना हो। यदि किसी भी क्षेत्र में इस तरह से अशांति है, जो लोग सरकार से या फिर उनको कुछ बुनियादी सुविधाओं न मिलने के कारण लोगों में अशांति की भावना है, तो सरकार का ये दायित्व है कि वहाँ जाकर के लोगों को सुविधाएं प्रदान करे और जो वहाँ के कुछ लोग हैं जो कि एक पर्टिकुलर समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनके साथ कुछ तालमेल बनाए और उनको समझाने की कोशिश की जाए ताकि हमारे देश में एक यूनिटी की भावना को जागृत किया जाए। जैसे आपने कहा था थोड़ी देर पहले धार्मिक जो था, है ना, तो उसमें एक हमें संतुलन बनाने की ज़रूरत है। यदि कोई भी पर्टिकुलर धर्म या फिर किसी धर्म विशेष में इस तरह की असंतुलन की भावना जागृत होती है, तो धर्म के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको समाज को एकत्रित करने के लिए आगे आने की ज़रूरत होती है, बिल्कुल, ताकि वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म को किसी एक विशेष धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो वो ही एक समाज में यूनिटी कायम कर सकते हैं, उनको आने की ज़रूरत है। फिर दूसरा हम देखते हैं सरकार की यहाँ पर कुछ योगदान की ज़रूरत है कि सरकार जो भी नीतियाँ बनाती है, योजना बनाती है, तो वो सरकार को इम्प्लीमेंटेशन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि जहाँ पर हम अमीर और गरीब हम एक देखते हैं सामाजिक विषमता हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। अगर किसी भी देश में सामाजिक विषमता है तो उस विषमता को ख़त्म करना होगा। जैसे कि अमीर अमीर है, गरीब गरीब है, तो अमीर और गरीब की जो बीच की जो खाई है उसको पाटने के लिए सरकार को आगे आने की ज़रूरत है, ब्रिज बनने का बिल्कुल ब्रिज बनने की ज़रूरत है। उसको जो गरीब तबका है उसको उठाने के लिए सरकार को कुछ नीतियाँ बनानी हैं, उनके लिए कुछ कदम उठाने हैं। तीसरा अगर मैं इसमें ऐड करना चाहूँ तो वो है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ दुश्मन देश हैं वो क्या करते हैं, किसी भी देश में अशांति की भावना को फैलाने के लिए अपनी तरफ से फंडिंग करते हैं जी। तो सरकार को कुछ ऐसी बॉडी बनानी होगी जिसके कारण हम उस पर गौर कर सकें कि कौन कौन से देश इस तरह की गतिविधियाँ होती हैं, ताकि उसको रोका जा सके, जिसके कारण जब किसी भी देश में फंडिंग या फिर उनके लिए कोई प्रोत्साहन राशि ना मिलेगी तो कोई व्यक्ति भी उसमें नहीं जा रहा है। क्योंकि हमने कुछ देखा है न्यूज़पेपर्स में या फिर कुछ बुक्स में देखा है कि जो लोग होते हैं बहुत गरीब स्तर से होते हैं और वो पैसे के लालच में आकर के अपने जीवन को दांव पर लगा देते हैं और किसी भी एक समाज में जाकर के वो एक अशांति कायम करते हैं या फिर अशांति जैसी कार्यवाही वो हिंसात्मक कार्यवाही करते हैं, तो वो उसको भी एक तरह से कंट्रोल करने की जरूरत है। दूसरा अगर इसमें और एक चीज़ ऐड करना चाहें, सरकार को एक ऐसा इंटेलिजेंस ब्यूरो डेवलप करने की ज़रूरत है। उसको यदि वो है तो उसको एक तरह से इंस्टेंट डिसीजन लेने की ज़रूरत है। यदि कहीं भी छोटी मोटी भी कोई भी गतिविधि होती है जिससे लगता है कि हमारे देश में अशांति या असुरक्षा का भाव जागृत होता है, तो उसको तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए और उस पर ये रिसर्च की जाए या फिर उस पर एक इन्वेस्टिगेशन की जाए कि ये जो भाव है वो किस विचारधारा से पनप रहा है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, उस पर तुरंत उसको दंडात्मक उस पर कार्रवाई की जाए। तो मैं एक लास्ट पॉइंट है प्रिवेंट में जिसको ऐड करना चाहूँगा, इसके बाद हम वे फॉरवर्ड की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक इस प्रकार से बॉडी बनानी चाहिए जो छोटे छोटे इंटेलिजेंस है देश में वो कलेक्ट करे, चाहे वो कोस्टल एरिया के हों
जो कि कोस्टल एरिया, उधर से कोई भी इंटेलिजेंस आती है, या फिर नॉर्थ ईस्ट एरिया हो गया, या फिर आपका नॉर्थ में आपका कश्मीर का एरिया हो गया, वहाँ से अगर छोटी छोटी इंटेलिजेंस है उनको कलेक्ट किया जा रहा है, फिर उनके बाद उन पे रिसर्च करके देखा जा रहा है, उनकी पुष्टि की जा रही है कि जो इंटेलिजेंस हमको किसी भी बॉडी से प्राप्त हो रही है तो उसमें कितने फैक्ट्स हैं, कितना सच है, कितना वो है, उसके आधार पर एक प्लानिंग तैयार करनी चाहिए, और प्लानिंग के बाद हमें एक एक्शन प्लान होना चाहिए। तो मुझे लगता है इस तरीके की अगर कार्रवाई होगी तो हम इंटरनेशनल जो आउटसाइड तरीके से होती है, जैसे कि हम इस्लामिक कार्रवाइयाँ जैसे बोलते हैं ISI जो बॉडी एक टेररिज्म वो बोलते हैं हम ऐसा स्टेट, हाँ इस्लामिक स्टेट जो करती है उस तरीके की इंटेलिजेंस को वहीं से इमीडिएटली रिड्यूस किया जा सके, क्योंकि अगर इमीडिएटली अगर वहीं पे अगर हम प्रिवेंट कर देंगे या उसका सॉल्यूशन हम वहीं निकाल लेंगे तो उससे होगा ये कि जो बड़े स्तर पे आतंकवाद होने वाला है उस पर लगाम लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार की बॉडी होने से ये फ़ायदा। अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ना चाहूँ वे फॉरवर्ड में, तो वे फॉरवर्ड में मैं यही बोलूँगा कि वे फॉरवर्ड में हमें ना केवल किसी भी गवर्नमेंट पे निर्भर रहना पड़ेगा, बल्कि एज अ नागरिक हमें अपने आप को अवेयर करना पड़ेगा। अगर हमें ऐसी कहीं भी संदिग्ध व्यक्ति होता है तो हमें इमीडिएटली वहाँ के लोकल जो सिक्योरिटी है उसको वहाँ पे इन्फॉर्म देना पड़ेगा। इसके अलावा हमें ये है कि अपने बच्चों को इस प्रकार से हमें उनको ये नॉलेज देना होगा, इस तरीके से उनको अवेयर करना होगा, जागरूक करना होगा कि अगर आपको किसी भी स्तर पे, चाहे स्कूल स्तर पे या यूनिवर्सिटी स्तर पे या फिर किसी ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप हो गया या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, अगर आपको कोई भी धार्मिक आधार पे अगर आपको भटकाने की कोशिश करता है, गलत राह पे ले जाने की कोशिश करता है, तो आप उन चीज़ों को हमारे साथ डिस्कस कीजिए, क्योंकि हम आपसे उम्र में बड़े हैं और हमको धार्मिक चीज़ों के बारे में हमने ग्रंथ पढ़े, हमको चीज़ें अच्छे से पता है, तो हम आपको बताएंगे। और एज ए पेरेंट्स ये हमारी ड्यूटी भी है। और दूसरा ये है कि हमको भी अपने स्तर पे भी उन पर निगरानी रखनी चाहिए कि हमारा बच्चा कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है, जिससे कि हम अपने जो यूथ है, जो कि हमारा यूथ ह्यूमन रिसोर्स है, वो ब्रेन वॉश होने से बचेगा। इसके अलावा जो आगे पॉइंट हैं आप लोग रख सकते हैं। जी, जहाँ तक देखा जाए तो हमें दुनिया का कोई सा भी धर्म ये नहीं सिखाता कि अहिंसा करें, लेकिन लोग अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसको धर्म का चश्मा पहना देते हैं। एक तरीके से देखा जाए, लेकिन हमारे सामने ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, चाहे वो खालिस्तानी समर्थक देखे जाएँ, लिट्टे समर्थक देखे जाएँ, या अपने नॉर्थ ईस्ट में नागा बोडो देखे जाए, या फिर तालिबान देखा जाए। इन्होंने जहाँ भी किया है, कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं, देखा जाए तो पेशावर में सैनिक स्कूल पर हमला, भारत अमेरिका में 9/11 और इंडिया में 26/11। तो ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनसे बिल्कुल हमें जैसे दीपक भाई ने बताया, बिल्कुल कुछ ऐसी घटनाएं जिससे हम किसी भी देश या किसी भी समाज में असुरक्षा की भाव जागृत होता है जी, तो उसको एकदम से उस पर इंस्टेंट कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि उसमें कोई व्यक्ति दोषी है तो उसको तुरंत उस पर कार्रवाई की करें, उसको दंडात्मक कार्रवाई उसको करनी चाहिए। और इसमें हम कह सकते हैं कि हमें समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है, चाहे हम एक पर्टिकुलर नागरिक हैं या फिर किसी भी देश या समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हमें वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए ताकि एक देश में शांति की भाव या फिर कोई कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी संगठन इस तरह से गतिविधि करने में संलग्न है तो उसको तुरंत उसको बंद करना चाहिए और उसके खिलाफ एकदम कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रशासनिक कार्रवाई जो गतिविधियां हैं उसको भी स्ट्रॉन्ग बनानी चाहिए, क्योंकि देश में अशांति को एक हम प्रशासनिक तौर पर उसको अच्छे से रोक सकते हैं। जी, अगर कोई योजना आ रही है तो एडमिनिस्ट्रेशन के ज़्यादा प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। एब्सोल्युटली जी। तो मैं इसमें एक चीज़ ऐड करके यहाँ पे समापन की ओर बढ़ना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि अगर हम टोटल देखें और आगे की राह क्या रहे जिससे कि हम टेररिज्म अपने देश में लगाम लगा सकें, तो मुझे ये लगता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है उसका बहुत बड़ा रोल है। वो दो जगह पे कर सकती है। एक तो अपने देश में जो ब्रेन वॉश हो रहा, अनएम्प्लॉयमेंट जो हो रहा है और पॉवर्टी है, उसकी वजह से अगर कहीं देश के आंतरिक गतिविधियों में आतंकवाद का रूप हो रहा है, वो चाहे किसी भी प्रकार का हो, नक्सलवाद के रूप में हो या फिर किसी और नॉर्थ ईस्ट में इस तरीके का जो विरोध है उसकी वजह से कोई इस प्रकार का आतंकवाद हो रहा है, तो उस पर लगाम लगाई जा सके। बाकी बाह्य आतंकवाद पे हम ऐसा कर सकते हैं कि जो भी हमारी पैरामिलिट्री है उनके द्वारा जो भी सिक्योरिटी की पूरी सालाना और पर मंथली और बाई मंथली जो भी
रिपोर्ट तैयार की जाती है उन पर गहनता से अध्ययन किया जाए, उन पर अगर कार्रवाई करने की है तो उस पर इमीडिएटली और फास्ट, इस तरीके की फास्ट ट्रैक रूप से कार्रवाई की जाए, तो ऐसा होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं टेररिज्म को यहाँ बिल्कुल मैं इसमें जी, अगर टेररिज्म में यहाँ ज्ञान भाई और पॉइंट ऐड करना मैं इसमें एक चीज़ और अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा कि किसी भी धर्म विशेष में या फिर किसी भी देश में, समाज में, जैसे दीपू भाई ने कुछ घटनाओं का जिक्र किया था, तो हमने उसमें एक बीच में ये देखा था कि लोग धार्मिक विचारधारा को लेकर के ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो हमें एज ए नागरिक या फिर किसी भी देश के नागरिक हैं, हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि कोई भी धर्म हो, चाहे वो कोई भी धर्म है, बहुत सारे धर्म इस देश में या फिर पूरी दुनिया में विद्यमान है, कोई भी धर्म, यदि हम किसी भी धर्म को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, ज़्यादा प्रचार करते हैं, उसका प्रसार करते हैं, कोई भी धर्म डेवलपमेंट की ओर नहीं ले जाएगा, कोई भी धर्म विकसित की ओर नहीं ले जाएगा। वो एक हमें अच्छा ही रास्ता प्रदान कर सकता है, हमें एक अच्छी तकनीकी, हमें एक अच्छा लाइफस्टाइल नहीं दे सकता। जी, तो हमें इस चीज़ को समझना होगा कि हमें अपने काम पर ध्यान देना है, एज ए समाज में, एज ए नागरिक हमें अपने काम पर ध्यान देना है। कोई भी व्यक्ति यदि धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देता है तो हमें उस चीज़ को हमें नेगलेक्ट करना होगा और हमें अपने एक समाज को विकसित करने के लिए उसमें उस चीज़ को ख़त्म करना होगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमें एज ए नागरिक भी जागरूक होना पड़ेगा और हमारे जो नेता हैं, जो कि हैं, उनको राजनीतिक इच्छा शक्ति के अलावा दिखानी पड़ेगी और जो भी योजना है उनको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। और जो भी अगर रिव्यू की हुई पैरामिलिट्री की जो भी रिव्यू होने वाली फाइल है उनको जल्दी से जल्दी रिव्यू करके ऐसी कार्रवाई की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आतंकवाद के टॉपिक को यहाँ पे समापन करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। बाय।